Dear students, welcome to week number 14, lecture 27 and 28. अच्छा, आज के इस वीक के लेक्चर की जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक रिव्यू करेंगे। उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा वेब एपीआई के कॉन्सेप्ट से कि वेब एपीआई क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इस वीक एक बेसिक किस्म का वेब एपीआई का प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि गूगल पोस्टमैन क्या है, इसे डाउनलोड कैसे करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये क्यों यूज़ होता है, इसको यूज़ करने का पर्पस क्या है। इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर, दिस वीक प्लान, हम ये डिस्कस करेंगे कि वेब एपीआई को गूगल पोस्टमैन के थ्रू कैसे टेस्ट किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है। ज़ाहिर है इसको हम बाद में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कंज्यूम करेंगे, लेकिन इस वीक के एजेंडा में ये है कि आपको पता चल जाए कि गूगल पोस्टमैन के थ्रू वेब एपीआई को टेस्ट कैसे करते हैं। अब हम लेक्चर को बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में आपने पार्शियल व्यूज़ के मुतालिक सीखा था कि पार्शियल व्यूज़ के बेनिफिट्स क्या हैं, पार्शियल व्यूज़ होते क्या हैं, और हमने पार्शियल व्यूज़ को डेवलप भी किया था और कंज्यूम किया था पार्शियल व्यूज़ को एक्चुअल व्यूज़ में, जो कि ज़्यादातर हम पहले से पढ़ चुके थे वीक 12 तक। तो वीक 13 में हमने पार्शियल व्यूज़ को डेवलप करके जो मास्टर व्यू है उसमें यूज़ करने का भी तरीकाकार सीखा था। उसके बाद आप लोगों ने ये सीखा था कि वेब के डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी की अहमियत क्या है, क्यों वेब के डिज़ाइन को ओवरऑल कंसिस्टेंट होना चाहिए, पेज बाय पेज, व्यू बाय व्यू। अब इस डिज़ाइन को कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमने मास्टर पेजेस यानी लेआउट पेजेस डेवलप किए थे और उनको दूसरे चाइल्ड व्यूज़ में कॉल कर लिया था, यूज़ कर लिया था, यूटिलाइज कर लिया था। उसके बाद उसी वीक के दूसरे लेक्चर में सेकंड पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि वेब के अंदर सिक्योरिटी के कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं। हमने सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स की बात की थी और उसमें हमने दो मेन जो सिक्योरिटी रिस्क्स हैं उनको डिस्कस किया था। एक जो सिक्योरिटी रिस्क है वो एसक्यूएल इंजेक्शन है और दूसरा CSRF। इनको थ्योरेटिकल हमने सीखा था, फिर इन रिस्क थ्रू मतलब है टेक्निक्स के थ्रू आप किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को, वो हमने देखा था। फाइनली यानी आखिर में हमने इन दोनों जो सिक्योरिटी रिस्क हैं इनकी प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स अप्लाई की थी और मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एसक्यूएल इंजेक्शन और CSRF के सिक्योरिटी के इशू से निपटा जा सकता है। आज के लेक्चर में आप बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट सीख रहे हैं ASP.NET के अंदर, जो वेब एपीआई के नाम से मशहूर है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वेब एपीआई है क्या। वेब एपीआई दरअसल एक फ्रेमवर्क है जो HTTP बेस्ड सर्विसेज डेवलप करने के लिए यूज़ होता है और इन सर्विसेज को जो कि HTTP बेस्ड होती हैं किसी भी एप्लीकेशन पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि वेब, विंडोज़ या मोबाइल के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। यानी आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, आप एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम को मोबाइल में भी यूज़ किया जा सकता है, विंडो की एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकती है और वेब की एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकती है। और वेब के अंदर आप उस प्रोग्राम को, उस सर्विस को PHP में भी यूज़ कर सकते हैं, जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ASP.NET वेब एप्लीकेशन में भी
यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास ना कोई प्लेटफॉर्म की पाबंदी है, ना एप्लीकेशन टाइप की, यानी एप्लीकेशन टाइप मोबाइल भी हो सकती है, वेब भी हो सकती है, डेस्कटॉप भी हो सकती है, आईओटी भी हो सकती है, कोई भी इंटरनेट ऑफ थिंग हो सकती है जिसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये बिल्कुल तकरीबन इसका जो आर्किटेक्चर है, जो स्टाइल है, वो वही है जो हम पिछले लेक्चर्स में ASP.NET MVC की वेब एप्लीकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। यानी इसमें आपको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई परेशानी नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत आसानी से सीख लेंगे। इस सिलसिले में आपको परेशान होने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ASP.NET MVC का आर्किटेक्चर पता चल गया है, उसके साथ आप यूज टू हो गए हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वेब एपीआई में आपका लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा आसानी से चीज़ों को सीख लेंगे, समझ लेंगे, अप्लाई कर लेंगे और यूटिलाइज कर लेंगे। अच्छा, वेब एपीआई में होता क्या है? वेब एपीआई में अब मैंने जब आपको पहले बता दिया है कि ये HTTP बेस्ड सर्विसेज हैं, तो उनमें डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट जा सकती हैं डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स के थ्रू। जैसे कि मोबाइल के थ्रू भी जा सकती हैं, लैपटॉप के थ्रू भी जा सकती हैं, और कोई डेस्कटॉप का सिस्टम हो तो उसके थ्रू भी जा सकती हैं। इवन कि इंटरनेट ऑफ थिंग किसी भी कोई स्मार्ट वॉच है तो उसके थ्रू भी आप इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाती है, जहाँ पे ASP.NET MVC सॉरी MVC नहीं बल्कि वेब एपीआई डिप्लॉय होती है, तो जो क्लाइंट यानी क्लाइंट आपका मोबाइल या लैपटॉप हो गया, उसने जो रिक्वेस्ट भेजी उसको रेस्पॉन्स में डेटा मिल जाता है, जो कि जेसन के फॉर्मेट में भी हो सकता है, XML के फॉर्मेट में भी हो सकता है। हम जेसन को ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि जेसन के साथ आप फेमिलियर हैं और आपने वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर जेसन के कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ है। अगर आपको जेसन के कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है या याद नहीं रहा, तो आप इंटरनेट पे आसानी से इसको सर्च कर सकते हैं। जेसन दरअसल जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है। जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा देख लें, जेसन को देख लें, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये कोई इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फॉर्मेट है डेटा का। तो अब ASP.NET MVC की वेब एप्लीकेशन और वेब एपीआई तकरीबन सेम है, लेकिन जो ASP.NET MVC की वेब एप्लीकेशन है उसके पास उसमें आपके ब्राउजर के पास जो रेस्पॉन्स आ रहा होता था वो दरअसल एक व्यू या HTML का पेज होता था। जबकि यहाँ पर अभी मैंने जेसन और XML की बात कर दी, तो जब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा तो रेस्पॉन्स में सर्वर से, जो कि ज़ाहिर है आपका वेब एपीआई का ही एक सेटअप होगा, प्रोजेक्ट होगा जो सर्वर पे डिप्लॉय होगा, तो वहाँ से वेब एपीआई की तरफ से जो आपके पास रिस्पांस आएगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा। चले XML फॉर्मेट को फिलहाल आप इस पे ज़्यादा ना सोचें। XML फॉर्मेट भी तकरीबन HTML की तरह टैग्स होते हैं। जेसन की बात कर लेते हैं, वो जेसन की तरह का एक फॉर्मेट होगा आपके सामने। जेसन के फॉर्मेट को मैं आने वाले इसी लेक्चर के अंदर किसी ना किसी पेज पे डिस्कस कर लूँगा, आप परेशान ना हो उससे मुतालिक। अब नतीजा ये निकला कि वेब एपीआई दरअसल सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन है, जहाँ पर क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन एक सिस्टम में प्रोसेस होती है एक और सिस्टम से। यानी एक सिस्टम क्लाइंट होता है और एक सिस्टम आपका सर्वर होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट को आप समझें एक टर्मिनल होता है, डम टर्मिनल होता है जो रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, जबकि सर्वर साइड पे डेटा प्रोसेस होके जेसन में रिट्रीव होके आपके क्लाइंट के पास आ जाता है, और क्लाइंट फिर उस इंफॉर्मेशन को यूजर को व्यू करा सकता है, चाहे वो HTML में व्यू कराए, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन में कराए, ये क्लाइंट पे है। अब आप देख लें कि वेब एपीआई ने आपको कितनी ज्यादा आजादी दे दी है। अच्छा, ASP.NET जो वेब एपीआई है ये दरअसल ज़्यादातर रेस्टफुल सर्विसेज डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। रेस्टफुल सर्विसेज क्या होती हैं और उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले हम दरअसल इसका पिक्चर के थ्रू आर्किटेक्चर देख रहे हैं कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट कैसे जाती है और वेब एपीआई क्या होती है, और वो सर्वर साइड पे कैसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पांस में डेटा भेज रही होती है, ताकि एक पिक्चर, एक इमेज आपके जहन में बन जाए और आपको पता चल जाए कि वेब एपीआई में हम क्या करने जा रहे हैं। ये पिक्चर है जनाब आली, आप ये समझें कि यहाँ पर आपकी वेब एपीआई डिप्लॉय है, ये आपका सर्वर है। अब देखें, इसको कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन भी HTTP रिक्वेस्ट भेज सकती है।
जब इसके पास डेटा के लिए कोई खास रिसोर्स के लिए एक रिक्वेस्ट आएगी तो ये डेटा को प्रोसेस करेगी और यहाँ से डेटा वापस जाएगा जेसन या एक्सएमएल या अदर फॉर्मेट में। हम जेसन फॉर्मेट को ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप ये समझें कि जेसन फॉर्मेट में जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होके जाएगा, यहाँ पर इस मोबाइल पे वो रिसीव हो जाएगा और फिर इस इंफॉर्मेशन को ये मोबाइल की एप्लीकेशन जिसने डेवलप की वो जिस तरह भी यूज करना चाहे यूज कर सकता है। अब यहाँ पर भी मोबाइल साइड पे कौन सा आपने प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, iOS यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। कितनी ब्यूटीफुल बात है। यहाँ पर आप इधर देखें, ये वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन में भी HTTP रिक्वेस्ट जा रही है और रिस्पांस में इसको भी जेसन का डेटा रिसीव हो रहा है। और यहाँ पर भी वेब एप्लीकेशन में भी कोई पाबंदी नहीं है, चाहे आप PHP बेस्ड वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ASP.NET बेस्ड यूज कर रहे हैं, रूबी बेस्ड यूज कर रहे हैं, पाइथन बेस्ड यूज कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पर आप विंडो एप्लीकेशन है, चाहे वो आपने C# में डेवलप की, जावा में डेवलप की, चाहे वो विंडो की एप्लीकेशन है, इवन को लाइनक्स बेस्ड एप्लीकेशन भी हो, यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वहां से HTTP में रिस्पांस आ रहा है। इस वेब API को इस बात से कोई गरज नहीं कि रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है। इसका काम यह है कि जो ही क्लाइंट से रिक्वेस्ट आए, वो क्लाइंट चाहे मोबाइल हो, चाहे वेब हो, चाहे विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हो, उसको इसने वो उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट डेटा रिस्पांस में वापस भेज देना है। जैसे वेदर की इंफॉर्मेशन आप समझे, ये वेदर की एक API है, यहाँ पर डिप्लॉय है। अब वेदर की यहाँ पर आपने एक वेबसाइट डेवलप की हुई है या आपने मोबाइल ऐप डेवलप की है, आप यहाँ से इसको कहेंगे, लेट्स से इसको सेंड करेंगे कि मुझे इस्लामाबाद की लोकेशन इसके पास आ गई कि पाकिस्तान के अंदर जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उसकी लोकेशन यहाँ पर आपके पास मौजूद है, मुझे उसका वेदर बता दें। तो इसका काम यह है कि इसने सिटी को देखा और वेदर की इंफॉर्मेशन इसको जेसन में रिटर्न कर दी। चाहे इसने रिक्वेस्ट भेजी, चाहे इसने, हो सकता है इसने पिंडी के वेदर की रिक्वेस्ट भेजी हो, यहाँ पर जो यूजर बैठा है, और यहाँ पर इसने इस्लामाबाद की भेजी हो। तो वेब API का काम यह है कि वेदर की इंफॉर्मेशन को जेसन फॉर्मेट में वापस भेज देना या XML फॉर्मेट में। इसका इससे कोई कंसर्न नहीं कि कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है। इसका कंसर्न ये है कि इनपुट में पैरामीटर क्या है, रावलपिंडी है या इस्लामाबाद है, उसी के अगेंस्ट वेदर की इंफॉर्मेशन इसने इसको रिटर्न कर देनी है, या इसको रिटर्न कर देनी है या इसको रिटर्न कर देनी है।